हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट्स ब्रेन। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 10th के बुक क्षितिज भाग 2 के पाठ 10 के एमसीक्यूज। जो ऐसा कि हमारे टर्म 1 में एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आना है, तो उसी हिसाब से इस पार्ट को इस सिलेबस में लिया गया है, हमारा टर्म 1 के सिलेबस में है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे इसके पहले जो 2 पार्ट आने थे वो हम आपको करा चुके हैं, सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब जो हमारा गद्य खंड के जो पाठ आने हैं वो है आपका नेताजी का चश्मा, लिखित है स्वयं प्रकाश जी द्वारा। अब इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? मतलब वो इतना कौतुक भरी मतलब जिज्ञासा पूर्वक जो मुस्कान होती है वो क्यों फैली थी? कारण क्या था? नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो क्या हुआ था, जब हालदार साहब जी वहां से गुजरे थे तो नेताजी की चश्मा जो मूर्ति थी उस पे उनका गोल फ्रेम वाला हल्का चश्मा ना होकर काले फ्रेम वाला बड़ा सा चश्मा लगा हुआ था। तो इसका क्या कारण था? इसका क्या कारण था? क्यों? क्योंकि उस पे कोई और चश्मा लगा देता और उसी से उनको कौतुक भरी मुस्कान आई। वो जानना चाहते थे कि ये काले फ्रेम वाला चश्मा कौन लगा रहा है। तो सही आंसर क्या है? नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर। नेताजी की मूर्ति को देखकर नहीं, पान वाले को नहीं देखकर, उपर्युक्त सभी कथन। तो देखिए इसमें ये भी नेताजी की चश्मे को उनकी मूर्ति देखकर भी कौतुक भरी आ सकती है, लेकिन इन सभी में जो सही है हमें उस पे आंसर लगाना। तो सही क्या है? उनको चश्मे को देखकर मेन उनको जिज्ञासा जागी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब की क्या आदत थी? उनकी आदत क्या थी? क्या था? हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो वह नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। फिर हालदार साहब को पान वाले से मिलना अच्छा लगता था। हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहना देते थे। हालदार साहब पान वाले से मजाक अवश्य करते थे। देखो चश्मा तो वो नहीं पहनाते थे, ये हम सभी को पता है कि उसे कैप्टन पहनाता था। हंसी मजाक भी ज्यादा नहीं वो करना पसंद करते थे, तो ये भी गलत है। हालदार साहब को पान वाले से मिलना अच्छा लगता था, तो ये भी गलत है। सही क्या है? मूर्ति वाले चौराहे पे रुककर पान खाने की उनको आदत थी। तो अगर सिर्फ ये इतना पूरा सेंटेंस ना लिख के सिर्फ पान खाने की आदत होती तो वो भी सही होता। तो सही आंसर हमारा ये वाला है कि कस्बे से गुजरते हुए नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पे रुककर पान खाने का उनको आदत थी। नेक्स्ट है, कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को क्यों पहनाता था? किस लिए पहनाता था? क्या कारण था? पहला क्या, कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। दूसरा, उसको लगता था कि यह देशभक्तों का अनादर है। फिर वह नेताजी को असली रूप में देखना चाहता था, मतलब नेताजी का असली रूप जो है वो देखना चाहता था। इसके अलावा एक और आंसर हो सकता है, अपने चश्मे के प्रचार प्रसार के लिए भी वो ऐसा करता था। तो आपका जो अभी आपके सामने इतने उत्तर दिए गए हैं वो क्या है? वो सभी सही है। इसलिए हम क्या होगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं कि उनको जो है वो मूर्ति मतलब उसको जो है चश्मे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। फिर उसके बाद वो उसको जो है नेताजी की असली चेहरा ही पसंद था। अब उनका बगैर चश्मे का चेहरा कैसा होगा? अच्छे नहीं लगेगा। तो उनको वो असली चेहरा चाहिए था जिसमें मूर्ति चश्मा लगा हो। दूसरा, वो देश प्रेम की भावना भी रखता था। तो ये सभी कथन ने यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट है, हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? वो उससे बात करते थे तो क्या बात थी? नेताजी का मजाक उड़ाना। उसने नेताजी का तो मजाक कहीं उड़ाया ही नहीं था, तो ये गलत है। चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना, सही बात है, क्योंकि वो एक देशभक्त व्यक्ति था। तो हालदार साहब जी जब पान वाला उसको ऐसा बोलता तो हालदार साहब जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही क्या है? ये तोंद हिलाकर हंसना, बिना वजह बोलना। तो सही क्या है? चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। ये हालदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था।
क्वेश्चन नंबर 5, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए, एकदम से शॉक क्यों रह गए, क्या हुआ था ऐसा। कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला था, कैप्टन सचमुच का कैप्टन था, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था, फिर कैप्टन बहुत बहादुर था। एक्चुअल क्या था, कैप्टन बहुत बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी था। उन्होंने भाई कैप्टन नाम से ये एज्यूम कर लिया था कि भाई अच्छा खासा बढ़िया फौजी वाला आदमी कोई होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो लंगड़ा है, बूढ़ा है, एकदम दुबला पतला है, तो वो बिल्कुल देखकर अवाक रह गए थे। नेक्स्ट है, कैप्टन क्या कार्य करता था। कैप्टन क्या कार्य करता था, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, वह फैक्ट्रियों को ट्रेनिंग देता था, वह एक विद्यालय में शिक्षक था, वह खेती का कार्य करता था। तो इसमें सही क्या है कि वो खेती का कार्य करता था, या सही, तो सही क्या है, वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। सही आंसर क्या है, कैप्टन फेरी लगा के चश्मे बेचता था। क्वेश्चन नंबर 7, हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, एकदम जो है होता है ना सैड हो जाना, क्या हुआ था। नेताजी का चश्मा विहीन मूर्ति की बात सुनकर, फिर कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर, लोगों में देशभक्ति की भावना की कमी, और का और खा कथन सत्य है, यानी कि का और खा। तो सही क्या था, जैसे ही उन्होंने कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना था वो बहुत मायूस हो गए थे कि इतना देशभक्त आदमी गुजर गया, अब नेताजी की मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा, इस जैसी चीजों को देखकर वो बिल्कुल जो है मायूस हो गए थे। प्रश्न 8, नेताजी का चश्मा कहानी हम में किस भावना को जगाती है, कौन सी ऐसी भावना है जो हमारे अंदर जागती है। क्या था, व्यक्ति पूजा, देशभक्ति की भावना, परिश्रम की भावना, परोपकार की भावना। ये पूरी कहानी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगाती है कि हम चाहे किसी भी रूप में हम देशभक्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जाकर मैं जो है युद्ध ही लड़े बॉर्डर पे जाके, ऐसा नहीं है। हम किसी भी देश के अंदर रहकर भी हम देशभक्ति की भावना को बता सकते हैं, हम अपने देश की केयर कर सकते हैं। प्रश्न 9 है हमारा, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। सन 1947, सन 1948, सन 1947, सन 1948। अब इसमें जो है ना, अब आपके सामने कंफ्यूजिंग है, तो सही क्या है हमारा, सन 1947 हमारा एकदम सही आंसर है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो उनकी रचनाएं क्या है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, चिता के फूल, संसाधन। तो ये सारी कविताएं हैं, इनमें जो स्वयं प्रकाश जी की नहीं है वो हमें हटा देनी। तो जो नहीं है वो है चिता के फूल। चिता के फूल कविता जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। तो सही आंसर हमारे ये 3 है। अब आपको रचनाओं का नाम उनके याद रखने होंगे, तो उससे अलावा अगर कोई भी रचना डाल दी जाती है तो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये स्वयं प्रकाश जी की रचना नहीं है। फिर इसके बाद आता है, नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में है। पूरे पाठ में किस महान व्यक्ति के बारे में बात की गई है, बात की गई है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो यहां पर सही आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का चश्मा पाठ में सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्तित्व के बारे में बात की गई है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में नहीं, महात्मा गांधी के बारे में नहीं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में नहीं। जो बात हुई है वो है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। प्रश्न 12, नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है, किस बात को हमारे सामने रखा गया, क्या चीज है। विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को, बढ़ती महंगाई, राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार या भ्रष्ट राजतंत्र। तो सही इसमें क्या है, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना। लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो कहीं ना कहीं समाप्त ही होती जा रही, कहीं खोती जा रही है। प्रश्न 13, नगर पालिका में मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी। क्या कारण था कि नगर पालिका में मूर्ति नहीं बन पा रही थी। क्या था, उनके पास पैसा कम था, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, नगर पालिका में आपस में फूट थी,
वे उस पैसे को मिल बांटकर खाना चाहते थे। तो सही क्या है, उनको अच्छे मूर्तिकार की पहचान नहीं थी कि किससे बनवाया जाए। वही बनवानी, मूर्ति लगवानी तो है, लेकिन मूर्तिकार कहां से मिला जाए, उनको वो नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट, मूर्ति बनवाने का कार्य किसको सौंपा गया। अब चलो मिला, अब जब मूर्तिकार नहीं मिल रहा था तो मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया था। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बिल्कुल भी नहीं सौंपा गया था, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। एकदम सही है, जो स्कूल हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे उनको ये कार्य सौंपा गया था। कस्बे के एक चित्रकार को भी नहीं, स्थानीय बढ़ई मिस्त्री को भी नहीं। सही क्या है, जो हाई स्कूल के जो अध्यापक थे उनको ये काम सौंपा गया था। प्रश्न 15, मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया था। अब मोतीलाल कौन थे, वो ड्राइंग टीचर। उन्होंने किसको, नगर पालिका के बोर्ड को क्या आश्वासन क्या दिया था। मैं बहुत अच्छा मूर्तिकार हूं, मुझसे अच्छी मूर्ति कोई नहीं बना सकता। मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। मैं इस मूर्ति को कम लागत में तैयार कर दूंगा। तो ड्राइंग मास्टर ने क्या था, मैं 1 माह के अंदर इस मूर्ति को बनवाकर पटक दूंगा। तो सही आंसर क्या है आपका थर्ड, मैं नेताजी की मूर्ति 1 महीने में बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, मूर्ति को देखने पर क्या बात सबसे ज्यादा खटकती है। क्या ऐसी चीज थी जब बन के तैयार हुई थी तो वो देखने पे हमें अच्छी नहीं लग रही थी। क्या कारण था, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा ना होना, नेताजी का फौजी वर्दी में ना होना, मूर्ति का सुंदर ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ति संगमरमर की ही बनी थी, तो उसमें क्या था, संगमरमर का चश्मा नहीं लगा था और उनकी मूर्ति बगैर चश्मे की थी, तो इसलिए ही वो मूर्ति अधूरी यानी खटक रही थी देखने में। तो सही आंसर क्या है, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मे का ना होना। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन गद्यांश आधारित भी आएंगे, कुछ गद्यांश दिए जाएंगे और उन्हीं पर से आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो गद्यांश हमारे पास में क्या आया है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक ठो नगर पालिका। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो ये पूरा एक गद्यांश दिया गया है। अब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे। प्रश्न क्या है, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे। कौन गुजरते थे, हालदार साहब गुजरते थे। तो यहां पर क्या आएगा, हालदार साहब गुजरते थे। जिस कस्बे से हालदार गुजरते थे वह कैसा था। तो वो कैसा था, उसमें कैसे क्या चीज बताई थी, बहुत बड़ा था, बहुत छोटा था, महानगर जितना था, या बहुत बड़ा नहीं था। मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं था, ज्यादा छोटा भी नहीं था। सही क्या है, बहुत बड़ा नहीं था। जो आपका गद्यांश में जैसे पूछा गया उसी के आधार पे ये प्रश्न पूछे गए। तो वो ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं था। फिर है, एक ठो का क्या अर्थ है। उसमें पूछा गया ना, एक ठो नगर पालिका भी थी, तो उस एक ठो का क्या मतलब था। क्या दिया है, एक अदद, एक स्थान, एक नगर, किसी वस्तु का नाम। एक अदद, एक अदद अब नहीं चलता लेकिन पहले, बहुत पहले चलता था। ये एक इकाई का नाम रहता था, एक अदद। एक अदद मतलब क्वांटिटी में एक, ठीक है ना। जैसे एक पेन है तो हम क्या बोलेंगे, ये एक अदद या एक ठो पेन है, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो ये एक अदद में आएगा। तो क्या एक ठो का अर्थ क्या होता है हमारा, एक अदद, यानी कि क्वांटिटी में एक चीज। क्वेश्चन नंबर 20, चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगवाई गई थी।
अब ये आपके पाठ के आधार पर था, जो गद्यांश पूछा गया उस पे, तो क्या था उस पे, नेताजी की एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है मूर्ति लगवाई गई थी। तो यहाँ क्या आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की नहीं, सरदार पटेल की नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं। सही आंसर क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, उस कस्बे में किस चीज का कारखाना था? बताया गया था ना आपका, वस्त्र बुनाई का, इस्पात का, खाद का या सीमेंट का? उसमें क्या था, एक सीमेंट का कारखाना था। सही आंसर क्या है, एक सीमेंट का कारखाना था। फिर अब दूसरा गद्यांश हमारे पास में क्या आया है, चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कोई 2 फुट ऊंचाई, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। मतलब उनके जितने भी नारे थे वो सभी याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और असहारणीय प्रयास था। मतलब सब यानी याद आ रहा है, इसका मतलब ये प्रयास काफी अच्छा था। केवल एक चीज की कसर थी जो खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला गन को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न है हमारे पास। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तांबे की, चांदी की, मिट्टी की, संगमरमर की? तो सही आंसर क्या है हमारा, संगमरमर की बनी हुई थी। नेक्स्ट है, बस्ट किसे कहते हैं? अब उसमें आया था ना एक बस्ट है, तो बस्ट होता क्या चीज है? मूर्ति को कहते हैं, पत्थर को कहते हैं, छाती तक मूर्ति कहते हैं, आदमकद मूर्ति कहते हैं। तो बस्ट क्या होता है? छाती तक की इतनी मूर्ति, चेहरे से लेकर इतने तक की मूर्ति बस्ट कहलाती है। तो यहां पर क्या होगा, छाती तक की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नेताजी किस वेशभूषा में थे? उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे? खादी कपड़ों में थे, साधारण कपड़ों को, फौजी वर्दी को, रेशमी वर्दी को? तो उन्होंने कैसी वर्दी पहनी थी? फौजी वर्दी पहनी हुई थी उनकी, मतलब पूरी उन्होंने फौजी वर्दी में, हमेशा आप उनकी जो फोटो देखते होंगे कहीं पे भी वो फौजी वर्दी में ही रहते हैं। तो उनकी मूर्ति किस में थी? फौजी वर्दी में थी। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कैसा था? जो उनका चश्मा उन्होंने मूर्ति में जो हवलदार साहब ने पहली बार देखा था, वो चश्मा कैसा था? चौड़ा काला असली फ्रेम वाला, संगमरमर का, तांबे से बना या लकड़ी का बना? कैसा था? चौड़ा काला असली फ्रेम वाला चश्मा उन्होंने पहना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, हालदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई थी? उन्होंने कैसी मुस्कान फैली थी? कौतुक भरी मुस्कान फैली थी। क्या था? गंभीर मुस्कान, कौतुक भरी, शरारत भरी? तो सही क्या है? कौतुक भरी उनकी मुस्कान फैली थी। क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास में आपका तीसरा गद्यांश। क्या है? हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने मुंह में खुद पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो ये गद्यांश है। अब इस पे क्वेश्चंस हैं क्या? हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? क्या आदत थी जो उनको पड़ी थी? पान खाने की आदत पड़ी थी। हर बार वो चौराहे से गुजरते और उसी मूर्ति के सामने, उस मूर्ति वाले चौराहे पे रुक के वो पान खाते।
क्वेश्चन नंबर 28, दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ है? जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, बहुत बुरा, दबा हुआ या शोषण करने वाला। तो दुर्दमनीय का मतलब है जिसे बहुत मुश्किल से दबाया जा सके। हंसी, जैसे हंसी होती, हमें हंसी आ रही है मगर हम नहीं हंसना चाहते, या ऐसी कोई सिचुएशन आसपास लोग हैं कि हम नहीं हंस सकते, तो वो क्या है, जो हम बहुत मुश्किल से उस हंसी को दबाएं तो हमारी कंडीशन क्या होगी? दुर्दमनीय होगी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? हालदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? पान वाले से वो क्या प्रश्न करते हैं, क्या पूछते हैं? तुम्हारा पान अब अच्छा नहीं रहा। ये तो गलत है। तुमने अच्छा पान बनाना किससे सीखा? ये भी गलत है। नेताजी का चश्मा किसने बनाया? वहां तो बना ही नहीं, चश्मा ही नहीं बना था, तो ये भी गलत। नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता? यही बात तो उन्होंने मुझसे पूछी थी पान वाले से कि क्यों भाई तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पान वाला कैसा आदमी था? बहुत क्रूर आदमी था, काला, मोटा, खुशमिजाज था, मरियल सा आदमी था, बहुत चतुर आदमी था। तो आपका गद्यांश में क्या दिया है? वो काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। सही आंसर इसका क्या है? काला, मोटा, खुशमिजाज। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है? लाल लाल बत्ती सी का क्या अर्थ है? उसने बताया ना, लाल लाल बत्ती सी जो उसने दिखा दी, क्या दिया है? चूना कत्था मिलने से बना रंग, लाल रंग की बत्ती सी, क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति, या सड़े गले दांत वाला। तो यहां दिया है लाल लाल बत्ती सी का मतलब है लाल रंग के 32 दांत, यानी कि जो पान खाने से हो जाता है ना, कत्थे से एकदम लाल हो जाते हैं, उससे तात्पर्य। तो क्या दिया है यहां? लाल रंग के 32 दांत, जैसे पान खाने से हो जाते हैं। प्रश्न अब यहां पर 32 आएगा, लेकिन उससे पहले एक गद्यांश दिया है। क्या है? हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर एक काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूच की और दूसरे हाथ में एक बांस पर लत बहुत से चश्मे लिए हुए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसकी वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो क्या चीजें थी आपके, इस पे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको क्या दिया है? हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा? देशभक्त का मजाक उड़ाना, नेताजी का चश्मा पहनना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा छोड़ देना, उपर्युक्त सभी, मतलब जितने भी हैं सभी सही हैं। तो क्या दिया है? सही आंसर है देशभक्त का मजाक उड़ाना, यानी कि जो देशभक्त व्यक्ति है उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, चश्मे वाला कैसा आदमी था? जो चश्मा मतलब जो पहना था, चश्मा जिसने पहना, जो पहनाता था बेचने वाला, वो व्यक्ति कैसा था? बूढ़ा, कमजोर एवं मरियल, लंगड़ा, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका सही आंसर है? उपरोक्त सभी, वो ऐसा ही व्यक्ति था। फिर चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे को बेचता था? किस प्रकार बेचता था? चश्मों को एक बांस पर टांग कर, फेरी लगाकर गलियों में घूमते हुए, नेताजी को चश्मा पहनाकर, उपरोक्त सभी। तो सही बात है, उसके बेचने का तरीका यही था, वो फेरी लगाता था, एक बांस पे सारे चश्मों को रखता था और नेताजी को भी चश्मा पहनाता था। तो ये सारे ही आंसर सही हैं, उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे।
फिर है हालदार साहब अवाक क्यों रह गए थे, क्या चीजें हुई थी जो देखकर अवाक रह गए थे? मूर्ति देखकर, मूर्ति का चश्मा देखकर, पान वाले का व्यक्तित्व देखकर, कैप्टन चश्मे वाले को देखकर। वो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हो गए थे क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वो बिल्कुल उनके विपरीत था। कैप्टन के नाम से वो सोच रहे थे अच्छा खासा हष्ट-पुष्ट आदमी होगा, माना फौज में नहीं हो लेकिन सही होगा, लेकिन यहाँ तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा व्यक्ति निकला हमारा कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा? क्या कारण था कि वो और कैप्टन के बारे में जान नहीं पाए? क्या था? पान वाला और जानकारी नहीं देना चाहता था। हालदार साहब का ड्राइवर भी जल्दी में था। हालदार साहब को जल्दी थी तो क्या था? पान वाला और जानकारी नहीं देना चाहता था क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा उनको, उसे तो सीधे दूसरे ग्राहकों की तरफ उसने ध्यान देने लगा। तो सही आंसर था पान वाला और जानकारी नहीं देना चाहता था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट गद्यांश हमारे पास क्या आया है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे में से गुजरने से पहले यह ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी। सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो जब उन्हें पता था कि कैप्टन मर गया तो उनका वहां रुकने का मन नहीं करता था। तो ये वाला वक्तव्य तभी का है। अब इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, हालदार साहब किस सोच में पड़ गए? क्या था? देशभक्तों के कौम की सोच में पड़े, यानी देशभक्तों की जो पूरी जितने लोग देशभक्त हैं उनके बारे में सोचने में लग गए। देशभक्तों पर हंसने वाले कौम के बारे में, यानी कि जो लोग देशभक्तों के ऊपर हंसते हैं उनके बारे में सोचने लगे। पान रेड़ी फुटपाथ वाले कौम पे, मतलब जो लोग पान बेचते हैं या रेड़ी लगाते हैं, मतलब ठेले लगाते हैं जो वो, या फुटपाथ पे जो लोग अपना काम करते हैं वो या सोते हैं, उनके बारे में सोचने में लग गए। या जातिगत कौम, यानी कि अलग अलग जातियों के जो लोग हैं उनके बारे में सोचने लग गए। तो यहां पर ये जातिगत कौम तो गलत है, पान और रेडी वाले में भी नहीं सोचा। अब क्या इन्होंने सोचा? देशभक्तों की कौम, यानी कि जो देशभक्ति कौम थी वो, या देशभक्तों पर हंसने वालों की कौम, जो वो था जो देशभक्तों पर हंसते हैं उनकी कौम के बारे में सोचने में वो पड़ गए थे। इन लोगों का क्या होगा? प्रश्न 38 क्या है? अपनी बिकने के मौके की तलाश में कौन रहता है, यानी कि कौन चीजें बिकने की फिराक में रहती? क्या है? देशभक्तों पर हंसने वालों की, पान वाले सरीके आदमी, या उपरोक्त दोनों, हालदार साहब जैसे लोग, यानी कि जो अपनी ही बिकने पर लगाए रहते हैं, अपनी ही आपको बिकने पर लगाते हैं। क्या दिया है? देशभक्तों पर हंसने वाली और पान वाले सरीके आदमी जो हैं। ये एकदम सही आंसर हमारा है। अब है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हालदार साहब ने इस बार कस्बे में ना रुकने का निर्णय क्यों लिया? क्या कारण था कि वो कस्बे में नहीं रुकना चाहते थे? उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में बिना चश्मे के होगी। उन्हें जरूरी काम था। पान वाले से उन्हें नफरत थी, या उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या है? उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में बिना चश्मे की होगी, इसलिए वो रुकना नहीं चाहते थे। ये एकदम सही आंसर है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40। हालदार साहब ने अपने ड्राइवर से क्या कहा? क्या चीजें उन्होंने बोली थी? क्या बोला था? आज चौराहे पर नहीं रुकना, आज बहुत काम है, उपरोक्त दोनों, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था आज चौराहे पर नहीं रुकना, आज बहुत काम है, यानी कि ये दोनों वक्तव्य उन्होंने बोले थे अपने ड्राइवर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, मतलब इससे ऊपर वाले जितने दोनों हैं वो सही हैं।
फिर है क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है? हालदार साहब की कैसी छवि उभर कर सामने आती है। हम जब पूरा पाठ पढ़ते हैं तो उनकी कैसी छवि उभर कर आ रही है? वह एक सच्चे देशभक्त थे, उनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान था, वह किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत बुरा समझते थे। तो उसके बाद है उपरोक्त सभी। तो हम जो छवि हमारे सामने उभर कर आ रही है क्या है? उनके अंदर ये सारी चीजें थी। क्या चीजें थी? वह एक सच्चे देशभक्त, शहीदों के प्रति सम्मान रखने वाले और किसी भी देशभक्त का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। तो सही क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी जो है उनकी छवियां उभर कर हमारे सामने हालदार साहब की आती हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? चश्मे वाले कैप्टन यानी कि जो कैप्टन था ना, जो चश्मे बेचने वाला था, उसका देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? वो कैसा रखता था? आदर की, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की। अब वो आदर की भावना रखता था तभी तो वो नेताजी के चश्मे मूर्ति को बगैर चश्मे के नहीं देख पाया। उसमें वो भले उसकी जो चश्मे बेचता था वो प्रचार प्रसार के लिए लगा रहा हो, जैसे भी लगा रहा हो, मगर उनकी मूर्ति के ऊपर वो चश्मा लगा रहा था, उस कमी को पूरा कर रहा था। तो सही क्या है? आदर की भावना थी। चश्मे वाले कैप्टन की देशभक्तों के प्रति आदर का सम्मान था कि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम इनके प्रति सम्मान रखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 43। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? किसने इस पाठ को लिखा है? इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं, स्वयं प्रकाश जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं। तो इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। तो ऐसे इनसे रिलेटेड बहुत सी चीजें हमसे पूछी जाएंगी। स्वयं प्रकाश जी के बारे में पूछा जाएगा, उनके जीवन परिचय से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो हर एक चीज बहुत बारीकी से आप लोगों को पढ़नी है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? किस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे? देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, देशद्रोही को। वो सबसे ज्यादा दुखी हुए थे पाठ के अनुसार उन लोगों को जो देशभक्तों के लिए अनादर का भाव रखते हैं, जिनके अंदर आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या है? देशभक्तों के प्रति अनादर का भाव रखने वालों के लिए। देशद्रोहियों के लिए नहीं, देशभक्तों के लिए नहीं, देश को नहीं। तो सही आंसर क्या है? देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? किसने उनका अनादर किया है? हालदार साहब ने? नहीं, हालदार साहब ने तो नहीं किया। हालदार साहब का ड्राइवर? नहीं। कैप्टन? नहीं। किसने किया था? पान वाले ने। क्योंकि वो कैप्टन पे हंसता था कि वो लंगड़ा पागल क्या जाएगा सेना में। तो उसके अंदर जो फीलिंग थी कैप्टन उसके लिए, कैप्टन के लिए, पान वाले के अंदर, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आदर, सम्मान, प्यार का भाव उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? इसके अंदर हमें क्या चीज समझाने की कोशिश करी जा रही है? पूरा पाठ अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसका एक होता है ना मोटिव, किस मोटिव को लेकर किया जा रहा है। तो इसका मोटिव क्या है? देशभक्ति। बिल्कुल सही है। यहां देशभक्ति किसके मन में किस तरीके की है ये चीज दिखाई गई। कैप्टन के अंदर थी, हालदार साहब जी के अंदर थी, बच्चों के अंदर थी जिन्होंने सरकंडे का चश्मा लगाया। तो इन सभी के अंदर देशभक्ति की भावना थी। जो नहीं थी वो हमने पान वाले के अंदर देखी, जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। वो जो देशभक्ति करते थे उन पे वो हंस रहा था। तो ये था सही आंसर। क्या है? देशभक्ति। दूसरा सामाजिक भाव नहीं, राजनीतिक जागृति नहीं, मूर्ति कला की प्रशंसा नहीं। सही आंसर है, इसका मूल भाव है देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 47, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? जब उन्होंने देखा तो क्या चीज की उम्मीद जगी थी उनके अंदर? क्यों वो एकदम से रुक गए थे, चलती गाड़ी में से दौड़ के आके एकदम अटेंशन पोजीशन में आके मूर्ति के सामने खड़े हो गए थे? क्या कारण था उसका? तो क्या दिया है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद? नहीं, ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी। नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। अब ये नए लोग कौन है? नई जनरेशन,
जब सरकंडे का चश्मा उन्होंने देखा तो ये देखा कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है यानी कि बच्चे हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, यही एक उम्मीद जगी थी। तो क्या है, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। सॉरी, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद नहीं, देश की तरक्की की उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी गलत। तो ये इस तरीके से सही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या दिखाई गई हैं? कि उसकी विशेषता क्या? भाई उसका तो ये तो बता दिया भाई, मोटा है, एक तो काला है, मोटा है, खुशमिजाज, तो उसका मेन क्या, खुशमिजाज भी है, लेकिन उसके अंदर एक विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है? वह धोखेबाज है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चालाक है? नहीं। बातों का धनी है, वो बातें बहुत अच्छी कर लेता है। तो सही क्या है, वो बातों का धनी है। गरीब और ईमानदार है? नहीं, ऐसा तो उसमें कहीं दिया ही नहीं गया था कि वो गरीब है, ऐसा कहीं चीजें, ईमानदारी के भी रिलेटेड कोई बात नहीं हुई पाठ में। लेकिन पाठ में हमने जो ये देखा कि वो बातें बहुत अच्छी अच्छी बना लेता है, हलदार साहब जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता होता है, तो ये इसका सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द किसने बोले थे? ये तो पान वाले ने बोले थे। और इन्हीं वक्तव्य को सुनकर जो है उनको बिल्कुल, हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इस लाइन से ये पान वाले के अंदर की ये पता चलता है कि वो कैप्टन के प्रति जो है ज्यादा आदर भाव नहीं रखता है। तो क्या है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये वक्तव्य था पान वाले ने कहा था, हालदार साहब ने नहीं, ड्राइवर ने नहीं, नगर पालिका के अध्यक्ष ने नहीं। सही क्या है, पान वाले ने ये चीज बोली थी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था? अब देखिए, हर एक चीज हम आपसे टुकड़े, अब कौन से स्टेट में हुआ था, पहली चीज तो आप ये आपको पता लगाना है, क्या है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म, जैसे आपको पता है कि इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, और इनका जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था। तो अभी आगे और भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, तो एक एक करके हम चलते हैं। तो कहां हुआ था स्वयं प्रकाश जी का जन्म? मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, स्वयं प्रकाश जी का जन्म किस शहर में हुआ था? हमने सबसे पहले राज्य देखा, अब राज्य में शहर, कौन सा शहर? शहर क्या था? इंदौर, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये यहां पर मेंशन करेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 52, स्वयं प्रकाश जी ने किस चीज की पढ़ाई करी? किस चीज की जो है पढ़ाई करी थी उन्होंने? उनके एजुकेशन के बारे में भी जीवन परिचय में दिया गया है। क्या दिया है? डॉक्टरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डिजाइनर। तो उन्होंने किया था क्या? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने करी थी। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लेखन कार्य भी किया, लेकिन साथ में और भी चीजें उन्होंने करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? वही ड्राइंग मास्टर जिसने मूर्ति बनाई नेताजी की। भाई उनको कहीं मूर्तिकार नहीं मिल रहा था, तो जो हाई स्कूल, लड़कों के हाई स्कूल के जो हमारे अध्यापक थे, ड्राइंग टीचर मोतीलाल जी, उनको दे दिया गया था मूर्ति बनाने का कार्य, और उन्होंने 1 महीने में वो मूर्ति बनाकर रख दी थी। लेकिन उस मूर्ति में चश्मा नहीं था, लेकिन वो ड्राइंग मास्टर ने बनाया। तो उस मूर्तिकार का नाम क्या था, अर्थात उस ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? नाम था मोतीलाल, ये ड्राइंग मास्टर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 54, कस्बे में कितने स्कूल थे? जब कस्बे का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था, जिस पैरा में बताया गया है कि कस्बे में क्या क्या चीजें थी, तो उसी में ये चीज में मेंशन थी। कस्बे के अंदर एक लड़कों का हाई स्कूल और एक लड़कियों का हाई स्कूल था, मतलब हाई स्कूल तक के थे। तो वो चीजें, तो क्या कुल मिला के कितने स्कूल हुए? 2 स्कूल हुए, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। तो सही आंसर क्या है हमारा? 2। कस्बे में 2 स्कूल थे। क्वेश्चन नंबर 55, स्वयं प्रकाश जी ने कहां पर नौकरी करी थी? अब पढ़ाई उन्होंने करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो उसके बाद उन्होंने जॉब भी करी। तो अब वो कहां जॉब करते थे? जॉब क्या थे? औद्योगिक प्रतिष्ठान, हॉस्पिटल, नगर निगम, सरकारी प्रतिष्ठान। तो जाहिर सी बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में आप किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में ही काम करेंगे,
किसी यार फैक्ट्री वगैरह में चीजें होती हैं, तो यहां पर क्या आएगा, औद्योगिक प्रतिष्ठान में उन्होंने कार्य किया था। ध्यान से देखिएगा, ये सब इनके जीवन परिचय में आपके लिए मेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर 56, स्वयं प्रकाश जी का बचपन किस शहर में बीता? देखिए, जन्म उनका मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ, लेकिन उनकी शुरुआती पढ़ाई और उनका ज्यादातर बचपन किसी दूसरे शहर में बीता था। वो शहर था राजस्थान। तो क्या था, उनका स्वयं प्रकाश जी का बचपन और उनकी शुरुआती पढ़ाई जो रहती है वो राजस्थान में हुई थी। मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव क्या है? क्या है, मूर्ति बना के पटक दिया, ये क्यों? पटक देने का मतलब अगर पटक देंगे, हम लिटरली पटक देंगे तो मूर्ति टूट जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई दूसरा ही भाव छिपा है। वो भाव क्या है? क्या है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो ये गलत है। मूर्ति बनाना नहीं, मूर्ति समय पर बनाना। मूर्ति पटक बनाकर पटक देने का तात्पर्य यह होता है कि हमने समय से मूर्ति को बना दिया। मूर्ति को फेंक देना ये भी गलत है। तो सही आंसर है मूर्ति समय पर बनाना। क्वेश्चन नंबर 58, स्वयं प्रकाश जी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद किस शहर में रहे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट की अपनी एक एज डिसाइडेड होती है। 50, कई संस्थानों में 58 है, कहीं में 60 है। तो हम उस 50, मान लीजिए सपोज 58 पे रिटायरमेंट है, हम 58 की एज में ना लेकर हमने उसको 55 में रिटायरमेंट, जब हम 55 के थे तब हमने रिटायरमेंट ले लिया, तो वो क्या होगा, अपनी मर्जी से हमने उस नौकरी से रिटायरमेंट लिया, तो वो क्या हुआ, स्वैच्छिक, मतलब अपनी मर्जी से। सेवानिवृत्त मतलब हुआ हमने रिटायरमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो यहां पर क्या है, किस शहर में रहे थे जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था? उसके बाद वो रहे थे भोपाल में। तो ये सही आंसर, स्वयं प्रकाश जी ने सेवानिवृत्ति के बाद वो भोपाल में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 59, तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? क्या चीज बोलता है कि लिटरली खून निकाल के दे दो या खून बहा दो? क्या चीज हमको करने को बोलता है? क्या है? तरक्की करने की? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खून देने की? नहीं। देश के लिए बलिदान देने की। भाई नेताजी ने क्या दिया, बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अर्थात तुम अगर आओगे लड़ने के लिए हमारे साथ तो जाहिर सी बात है तुम्हारा खून बहेगा। जब हम खून बहाएंगे तभी ये खून आगे चलकर हमारे देश को आजाद करा पाएगा। तो ये नारा तभी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये इसका तात्पर्य क्या है, देश के लिए बलिदान तुम दोगे तभी जाके आगे देश आजाद होगा, देश से प्रेम करने के लिए नहीं। तो सही आंसर क्या है, देश के लिए बलिदान देने की। क्वेश्चन नंबर 60, भोपाल में रहते हुए स्वयं प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे? अब उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया, उसके बाद वो भोपाल में रहने लगे। भोपाल में रहते हुए भी वो लेखन कार्य में रहे और साथ ही कुछ संपादकीय पत्रिकाओं के साथ भी जुड़े रहे। तो वो कौन सी पत्रिका थी जिसके संपादन के कार्य में वो जुड़े थे? मतलब पब्लिकेशन, मैगजीन की पब्लिकेशन हाउस जो रहती है, कौन सी ऐसी मैगजीन थी जिसके संपादन कार्य में वो जुड़े हुए थे? तो वो आपकी थी वसुधा। वसुधा पत्रिका निकालने के संपादन कार्य में वो जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 61, स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु कब हुई? अब देखिए आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन मेंशन नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं। आप अगर बुक्स उठा के देखेंगे तो आपकी बुक्स में ये है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो रह रहे हैं, लेकिन उनकी मृत्यु से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका देहावसान अभी रिसेंटली हुआ है, इसलिए ये चीज आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है, यही कारण है। तो उनका जो मृत्यु हुई है वो बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम तब भी वो क्वेश्चन लेकर आए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए हम वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्या है? सन 2011, 2020, सन 2019, 2015। तो उनकी जो मृत्यु है वो 8 दिसंबर 2019 को हुई थी। याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? इस कहानी में अंतिम बार, अब उसके बाद वो गए देखा उन्होंने नहीं, ये हमें नहीं पता। जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसमें अंतिम बार उन्होंने मूर्ति पे जो चश्मा देखा वो क्या था? वो चश्मा था सरकंडे का चश्मा। अब आप बहुत से बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होती है, आखिर ये सरकंडा क्या होता है? ये होती है एक लचीली टाइप की डंडी होती है, ठीक है, जिसे इजीली मोड़ा जा सकता है। मोस्टली ये दलहनों की डंडी होती है। दलहन जैसे दालें होती है ना, दालें जब उगाई जाती है तो इनकी डंडियां बहुत लचीली रहती हैं, तो इनसे मोड़ के हम किसी भी शेप में इनको दे सकते हैं। तो ये डंडियां बहुत ही मजबूत भी रहती हैं क्योंकि ये मुड़ जाती है, तुरंत टूटती नहीं। कोई भी डंडी अगर सूखी होती है तो तुरंत टूट जाती है, लेकिन ये क्या होता है, पतली पतली डंडी होती है और इनको मोड़ के कोई भी शेप दिया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सरकंडे। तो सरकंडे का चश्मा हालदार साहब ने लास्ट टाइम नेताजी की मूर्ति पर देखा था। तो सही क्या है, सरकंडे से बना चश्मा देखा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 63, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? क्यों? इस पूरे पाठ में हालदार साहब कब मायूस हुए थे? जब उन्हें कैप्टन की मृत्यु की खबर मिली थी। कि मतलब पहले तो उन्होंने जब एक बार देखा तो उनको पता ही नहीं चला, चश्मा था ही नहीं, कोई था नहीं जिससे पूछते। फिर 15 दिन बाद आए तो फिर चश्मा नहीं था, लेकिन इस दिन जो है दुकान खुली हुई थी तो वो चले गए पूछने पान वाले से, तो उनको पता चला था कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। तब वो बड़े मायूस हुए थे। क्यों? क्योंकि अब जो है उस मूर्ति पे चश्मा कौन लगाता? जिस मूर्ति जो नेताजी की बिना चश्मे की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा कौन लगाता? तो क्या दिया है, देशभक्तों के अनादर के कारण नहीं, मूर्ति पे चश्मा ना होने के कारण, महंगाई के कारण नहीं, बेरोजगारी के कारण नहीं। तो वो मायूस इसलिए थे कि नेताजी की मूर्ति पे अब चश्मा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 64, स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु किस शहर में हुई थी? अब देखिए कहां पर, किस शहर में उनकी हुई थी? तो ये हुई थी भोपाल में। जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया, सब रहे और यहीं पर भोपाल पे ही रहे, तो इनकी मृत्यु भी भोपाल में ही हुई थी। तो सही आंसर इसका है भोपाल में उनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2019 में हुई थी। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ किसने लिखा है? अब ये कई तरीके से आएगा। इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, ये पाठ किसके द्वारा रचित है, किसने इसकी रचना करी है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो हर किसी का जवाब एक ही है, स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ की रचना की थी। तो सही आंसर है स्वयं प्रकाश जी। तो कई तरीके से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जैसे हमने 4 से 5 क्वेश्चन अभी आपको एक ही क्वेश्चन पे एक ही आंसर के साथ हमने बता दी। क्वेश्चन डिफरेंट थे लेकिन आंसर सबका सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 66, नेताजी की प्रतिमा चौराहे पर किसने लगवाई थी? किसका ये कार्य था लगवाने का कार्य? भाई बनाई तो मोतीलाल जी ड्राइंग मास्टर ने थी, लेकिन ये लगवाने का कार्य किसका था? कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था? नहीं, नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने ये चीज सोची थी कि जो है हमें जो कस्बे की हृदय स्थली है वो चौराहा, वहां पर नेताजी की मूर्ति लगवानी चाहिए। हालदार साहब जी ने नहीं, मास्टर ने भी नहीं। तो सही आंसर है नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने ये बात सोची थी और लगवाई भी थी। नेक्स्ट, कैप्टन किसे बुलाते थे? अब कौन था वो जिसको कैप्टन बोलो? पूरी स्टोरी में कैप्टन के ऊपर हमने देखी, पढ़ी, जानी, तो आखिर ये कैप्टन है कौन? हालदार साहब को कैप्टन बोला जाता है? नहीं। पान वाले को बोला जाता है? नहीं। ये बोला जाता है चश्मे वाले को। उस चश्मे वाले को जो नेताजी की मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे फिट करता रहता था। कभी धूप का चश्मा, कभी गोल फ्रेम का चश्मा, कभी चौकोर फ्रेम का चश्मा, कभी कलर्ड चश्मा, हर तरह के चश्मे वो लगाता रहता था। क्यों? क्योंकि वो चश्मे बेचता था और उसे नेताजी की मूर्ति जब बगैर चश्मे की दिखी तो उसे प्रमोशन का तरीका भी मिल गया और ये भी उसको चीज हो रही थी कि उनकी मूर्ति बगैर चश्मे के जो है बहुत अधूरापन लग रहा था, तो इसलिए उसने ये चीज लगा दी। तो सही आंसर क्या है? कैप्टन किसको बोलते थे? चश्मे वाले को। स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु किस रोग से हुई थी? कौन सा रोग था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई? तो यहां पर क्या है, कोरोना से हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी गलत। उनकी मृत्यु हुई थी कर्कट रोग से, डायरिया से नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
तो कोई भी नहीं। तो सही क्या है इसका आंसर? कर्कट रोग। कर्कट रोग क्या होता है? कैंसर को कर्कट रोग बोलते हैं। वैसे तो कर्क रोग भी बोलते हैं, लेकिन सही इसका ऑप्शन होता है कर्कट रोग। तो सही यही होगा। नेक्स्ट है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? अब वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, आर्मी में नहीं था, तब भी वो कैप्टन क्यों कहलाता था? क्या कारण था उसे ये चीज बोला जाता था? क्या दिया है? उसका नाम कैप्टन ही था, चश्मे वाले का नाम शायद कैप्टन था इसलिए नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दिया, मेंशन ही नहीं है। उसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, ये चीज भी नहीं है। उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, ये चीज तो हमने पूरी कहानी में देखी है, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, तभी तो वो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगा देता था। तो सही आंसर क्या है? उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। उपरोक्त में से सही सभी कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये गलत है। तो सही हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का लगा हुआ चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? किस चीज की उम्मीद जगा रहा है? आज की नई पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा है। ये जो आज की जो नई पीढ़ी आ रही है, इसके अंदर आज भी देशभक्ति का जज्बा कायम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज की पीढ़ी के अंदर ये सब चीजें कहीं खोती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब जी की ये उम्मीद जरूर जागी थी। कैप्टन चश्मा वाला अभी जिंदा है, लोग के मन में देशभक्ति का जज्बा खत्म हो चुका है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या है? आज की नई पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा अभी जिंदा है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया है? स्वयं प्रकाश जी की कितनी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? अभी तक टोटल कितने कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हुए? उन्होंने रचनाएं तो बहुत सारी करी, तो इन सबको कहानी संग्रहों के अंदर संभाल किया गया, समराई करके आपके सामने रखा गया। तो ये कितने थे? तो टोटल इनके अभी तक 13 जो है कहानी संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं, अभी तक 13। क्वेश्चन नंबर 72 हालदार साहब किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे? क्या काम था कि वो हमेशा गुजरते रहते थे? उनको वहां का पान अच्छा लगता था, या क्या कारण था? किस कारण से वो हम अक्सर उस कस्बे से गुजरते थे? सामान लेने के लिए नहीं, कंपनी के काम से, मूर्ति देखने के लिए नहीं, पान खाने के लिए नहीं, वो क्योंकि उनका रास्ता था उनकी कंपनी जाने का, तो इसी सिलसिले में वो निकलते रहते थे कंपनी के काम से। क्वेश्चन नंबर 73 हालदार साहब को उस कस्बे में किस कौतूहल के कारण जाते थे? मतलब गुजरते थे, मतलब पहली बार गुजरे, दूसरी बार गुजरे, क्योंकि उस काम से उस जो उनकी कंपनी में काम करते थे वो उनका रास्ता था, कस्बा उस रास्ते में पड़ता था, तो इसीलिए वो जाते थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। क्या दिया है उन्होंने? हालदार साहब को उस कस्बे में किस कौतूहल के कारण जाते थे, मतलब क्या चीज उन्हें खींच के बार बार लेके जाती थी, और क्या था? भाई कस्बे से गुजरना तो है, लेकिन उस चौराहे पे रुकते थे और पान जरूर खाते थे। क्या कारण था इस चीज का? वे देखने जाते थे कि नेताजी की आंखों पर कौन सा चश्मा लगा है, क्योंकि हमेशा वो हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरते थे और हमेशा उस जगह इसलिए रुक जाते थे कि कहीं ना कहीं उनकी आंखों का चश्मा बदला होगा। तो एक रहती ना क्यूरियोसिटी कि भाई हम जानना चाहते हैं कि क्या चश्मा लगा होगा, तो वही चीज थी। तो वो हर बार ये देखने जाते थे कि आज उनकी आंख पे कौन सा चश्मा होगा। वे पान वाले से बात करने जाते थे, नहीं, वहां उनका घर था, नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है? वे देखने जाते थे कि नेताजी की आंखों पे आज कौन सा चश्मा होगा। क्वेश्चन नंबर 74 हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे? तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्या कारण था? कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण अब वो उस चौराहे पे रुक के पान नहीं खाना चाहते थे? क्या था? इसलिए कहा क्योंकि अब उस कस्बे में उनका काम नहीं था। गलत है ये। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति देखकर उनको दुख होता था, क्योंकि कैप्टन मर गया था और हमेशा अब उनको वो मूर्ति बगैर चश्मे के दिखती थी। तो अब उन्होंने ये चीज ड्राइवर से भी बोल दी थी कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम आगे कहीं जाकर पान खा लेंगे।
उसके बाद चौराहे पे पान वाला सही पान नहीं देता था, उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये भी गलत है। तो सही क्या था, क्योंकि उन्हें नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के देख के बहुत ही दुख होता था। क्वेश्चन नंबर 75, हालदार साहब क्यों दुखी हो गए थे? एक बार मायूस हुए थे, एक बार दुखी हुए थे, क्या कारण था? मायूसी का कारण तो हमने आपको बता दिया, अब उनकी दुख का क्या कारण था? नेताजी की मूर्ति को देखकर नहीं, ऐसा नहीं था। पान वाले को देखकर नहीं, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। क्यों? क्योंकि वो ये चीज देख रहे थे कि वो व्यक्ति तो मर गया, लेकिन यहाँ आजकल सबको अपने अपने काम से मतलब है, लेकिन जो मूर्ति एकदम सादी पड़ी है, चश्मे के नहीं है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, किसी को कोई चीज नहीं। तो दुनिया जो है बहुत स्वार्थी हो गई, इस चीज को देखकर वो बहुत दुखी हो रहे थे। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है? इनमें से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की है? जैसे आप क्वेश्चन ही देख रहे हैं, वैसे तो आपके सामने सिर्फ 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन यहां हम आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन लेकर आए। कारण ये है कि आप उनकी सभी कृतियों से जो है परिचित हो जाइए, जो आपकी बुक में मेंशन है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी लिखी है, लेकिन जो बुक में मेंशन है एटलीस्ट आपको उनके नाम पता रहने चाहिए। तो इसमें क्या दिया है? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संतान, बीच में विनय, ईंधन, ये सभी उनकी ही रचनाएं, यानी स्वयं प्रकाश जी की ही रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं हैं। आपके सामने तो इतने सारे नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन यहां पर रखने का सिर्फ एक मतलब है हमारा कि आप उनकी सभी रचनाओं से वाकिफ हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 77, नेताजी के पाठ की कहानी में जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में जानना चाहा तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या कहा था? जब उन्होंने जानना चाहा कि ये कौन व्यक्ति है, क्या है, तो उसने क्या बोला था कि वो तो पागल है, पागल आदमी है, वो क्या जाएगा फौज में। तो इसका सही जवाब क्या है? पागल, देशभक्त नहीं, फेरी लगाने वाला नहीं, अच्छा आदमी नहीं। सही क्या है कि वो तो पागल है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार स्वयं प्रकाश जी को प्राप्त हुए हैं? उनको आपको देखिए जीवन परिचय में उनको प्राप्त हुए पुरस्कारों के बारे में भी लिखा है, तो उसी तरीके से यहां पर हमने आपके लिए सभी पुरस्कार रखे। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, उपरोक्त में से सभी, उनको ये सभी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी, सारे ही सम्मान उनको प्राप्त हैं। अगर इनमें से कोई एक भी आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपको ध्यान रहे। और कोई पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ, सूरसागर पुरस्कार, जो कोई भी पुरस्कार दे दिया जाए, पद्म भूषण दे दिया जाए, उसके बीच में आपको एक ही पुरस्कार डाल दिया जाए तो कम से कम आपको ये चीज ध्यान रहेगी कि उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी पुरस्कार स्वयं प्रकाश जी को दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 79, नेताजी का चश्मा पाठ साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? आप सभी को हम हमेशा बताते आते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य 2 खंडों में विभाजित है। एक खंड है काव्य और एक है गद्य। दोनों में ही लिखने के तरीके अलग अलग हैं। जिसमें भी गद्य विधा में भी हमने जैसे ये कहानी पढ़ी है हमारी गद्य विधा में थी, तो गद्य में कौन सी विधा में लिखा गया? क्या है ये? संस्मरण। संस्मरण तो है नहीं क्योंकि ये कोई याद नहीं है, यात्रा वृत्तांत भी नहीं है, ये है कहानी। एक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी गई है, तो ये गद्य की कहानी विधा में हमारे सामने रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या हमसे पूछ रहा है? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? अब ये जैसे था कि शायद वो किसी बच्चे ने लगाया, ये पाठ में भी दिया है, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? हमारा पान वाले ने नहीं, लेखक ने नहीं, हवलदार ने नहीं, किसी बच्चे ने सरकंडे के चश्मे को लगाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछ रहा है? हालदार साहब कितने दिनों में कंपनी के काम से कस्बे में गुजरते थे? वो कंपनी के काम से कस्बे में से होके जाते थे, वो कितने दिन में एक बार आते थे? क्या था? 20 दिन में? नहीं, 20 दिन में भी नहीं आते थे, 10 दिन में भी नहीं आते थे, वो आते थे 15 दिन में। 15 दिन में वो एक बार 15 दिन अभी आ जाए तो आज के 15 दिन बाद
फिर वो उस कस्बे से गुजरेंगे। तो सही आंसर है हर 15वें दिन जो है कंपनी के काम से हालदार साहब जी कस्बे से गुजरते थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, नगर पालिका क्या काम करवाती रहती थी? क्या क्या काम करवाती रहती थी? अब आपको ये दिखाने ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं इसमें। सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना। तो जो हमारा पाठ दिया हुआ है इसमें ये सारे काम नगरपालिका करवाती थी, सारी करवा रही थी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी कार्य नगरपालिका द्वारा संपन्न किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या आ रहा है, हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो कैसा चश्मा लगा हुआ देखा? जब पहली बार गुजरे थे तो जैसा हम पढ़ चुके हैं चौकोर काले फ्रेम वाला चश्मा हमने देखा था। दूसरी बार जब गुजरे तब कैसा चश्मा लगा था? क्या था? धूप वाला चश्मा? नहीं, धूप वाला चश्मा नहीं था, पतले तार वाला गोल चश्मा। बिल्कुल सही, पतले तार वाला गोल चश्मा उन्होंने पहली बार देखा, चौकोर फ्रेम वाला काले फ्रेम वाला चौकोर चश्मा देखा था। दूसरी बार पतला देखा, फिर पतले तार वाला चौकोर चश्मा नहीं, काले फ्रेम वाला मोटा चश्मा नहीं, वो तो उन्होंने पहली बार देखा था। दूसरी बार चश्मा बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, पान वाले के लिए जो बात एक मजेदार बात थी वह हालदार साहब के लिए मजेदार बात जो थी पान वाले के लिए बार बार चश्मा बदल देना, उसको बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन यही बात हालदार साहब के लिए कैसी थी? चकित और द्रवित करने वाली, एकदम सही, वो बात इनके लिए एकदम चकित और द्रवित करने वाली थी। मजेदार बात थी नहीं, रोने वाली बात थी नहीं, मजाकिया बात थी नहीं, वो उस बदलते चश्मों से चकित भी थे और द्रवित भी थे। क्वेश्चन नंबर 85, पारदर्शी शब्द का क्या अर्थ है? ये शब्द जो है पाठ में पूछा गया है। क्या होता है पारदर्शी शब्द का अर्थ? मतलब पत्थर का बना, बिल्कुल भी गलत, जिसके आर पार देखा जा सके, एकदम सही। पारे का बना, उपरोक्त में से कोई नहीं। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब हम जिसके आर पार देख सकते हैं। तो उसका इंग्लिश में हमने अर्थ बताया ट्रांसपेरेंट, हिंदी में पारदर्शी। अगर अर्थ पे आएंगे तो जिसके आर पार देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, हालदार साहब कैप्टन को देखकर चक्कर में क्यों पड़ गए? जब उन्होंने पहली बार कैप्टन को देखा तो वो इतना चकित क्यों हो गए थे? क्या कारण था? वह बहुत बलिष्ठ व्यक्ति था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। चश्मे वाले का हुलिया देखकर, सही है, चश्मे बाले का हुलिया देखकर। वो दुबला पतला सा व्यक्ति एक टांग से लंगड़ा था, हाथ में एक संदूक की थी, एक बांस पकड़े हुए वो जो है दीवार का सहारा लेते लेते चलता, एक गली से निकलता चला आ रहा था। तो जो कैप्टन का नाम सुन के उन्होंने जो इमेज अपने दिमाग में बनाई थी ये उसके बिल्कुल विपरीत थी, इसीलिए वो चकित हो गए थे। उसकी चाल देखकर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही कहा था, चश्मे वाले का हुलिया देखकर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, नेताजी का चश्मा पाठ में कस्बे के वर्णन के लिए कौन सा वक्तव्य उचित है? मतलब इसके आपके सामने कई स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से सही क्या है? क्या क्या चीजें थी उस कस्बे के अंदर? कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था, ये तो एकदम सही है, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, तो ये भी सही है। कुछ पक्के मकान थे, ये भी सही है। छात्रों के लिए विद्यालय था, ये भी सही है। कारखाना एवं सिनेमा घर भी था, ये भी सही है। एक नगर पालिका भी थी, तो ये भी सही है। तो अगर हम एक्चुअल सब में तो हम सही नहीं लगा सकते, चूज तो हमें एक करना है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, यानी कि सही डिस्क्रिप्शन के लिए सारे वक्तव्य ही एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 88, पहली बार मूर्ति को देखकर जब हालदार साहब कस्बे से बाहर चले गए तब किसकी कार्य को उन्होंने सराहनीय कार्य बताया? जब पहली बार उन्होंने चौकोर फ्रेम का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर देखा था
तो वो देखकर चले गए थे, ना वो वहां पान वाले के पास रुके, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने चश्मा देखा और वो पास आउट होते हुए कस्बे के बाहर चले गए। अब बाहर जाने के बाद भी वो उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। क्यों? क्योंकि उस पे नेताजी जैसा चश्मा नहीं था, उसमें एक्चुअल रियल का चश्मा था। पत्थर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति के ऊपर असली का चश्मा लगा था। अब जब वो बाहर निकले तो उन्होंने सोचा कि ये कैसा कार्य, तो उनको ये कार्य बड़ा सराहनीय लगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा नहीं था और वो हमेशा चश्मा पहनते थे। तो उन्हें लगा कि ये नागरिकों ने बड़ा ही सराहनीय काम किया कि उनको सम्मान था नेताजी के लिए, इसलिए उनकी मूर्ति को बगैर चश्मे के नहीं देख पाए, तो जो समझ में आया वैसा चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा दिया गया। तो किसके उन्होंने कार्य को सराहनीय बताया? उन्होंने बताया नागरिकों के कार्य का। ड्राइंग मास्टर उस समय तो कुछ वो जानते ही नहीं थे, पान वाले के बारे में भी नहीं जानते थे, चश्मे वाले के बारे में भी नहीं जानते थे, जब पहली बार वो कस्बे से गुजरे थे। तो उन्होंने ये समझा था कि नागरिकों ने वो चश्मा लगाया है। क्वेश्चन नंबर 89, हालदार साहब के विचार के अनुसार आजकल किस चीज को मजाक समझ लिया गया है? मतलब क्या चीज है जिसको आजकल के समाज में एकदम मजाक समझा जाता है? अगर हम किसी को करते देखें तो अरे क्या पागल आदमी ऐसे करता है, मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो वो कौन सी बात है जिसको देखकर मजाक उड़ाया जाता है? रोने धोने लगते हैं तब मजाक उड़ाते हैं? नहीं। हंसी मजाक करने को नहीं, देशभक्ति को, दुख तकलीफ को नहीं। अगर आजकल हम किसी व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना को देखते हैं तो लोग उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके ऊपर तरह तरह के मीम्स बन जाते हैं। तो वही चीज क्या है यहाँ पर कि जब हम किसी व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना देखते हैं तो उसका मजाक आजकल उड़ाने लगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है? हालदार साहब द्वारा दूसरी बार मूर्ति देखने पर मूर्ति क्या नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। जब उन्होंने मूर्ति देखी थी तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ था कि ये क्या। तो उन्होंने जब दूसरी बार चश्मा बदलते हुए देखा तो उन्होंने कहा मूर्ति जो है चश्मा बदल रही है, चलो सही है, कपड़े नहीं बदल सकती, कम से कम चश्मा तो बदल सकती है। तो सही आंसर है क्या नहीं बदल सकती? कपड़े नहीं बदल सकते, क्योंकि मैं मूर्ति के ऊपर कपड़े अलग से तो पहनाए नहीं जाते, वो तो जिस पत्थर की मूर्ति बनी है, जिस भी मटेरियल की बनी है वैसे ही कपड़े होते हैं। तो वही चीज है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या चश्मा तो बदल सकती ही है। तो सही आंसर क्या है? कपड़े। चेहरे का भाव नहीं, जूते नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती। क्वेश्चन नंबर 91, पान वाले की बत्तीसी कैसी थी? अब उसकी बत्तीसी का डिस्क्रिप्शन लगभग 2 या 3 जगह दिया गया है चैप्टर के अंदर। कैसी थी उसकी बत्तीसी, उसके लिए कौन से विशेषण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या शब्द था? तो क्या से दे रहे थे? लाल काली। तो एकदम सही है। उसके क्या बताया था? लाल काली बत्तीसी। हर जगह वो निकाल के हंसने लगता था, हंसता था तो उसकी तोंद हिलने लगती थी। अब तोंद से रिलेटेड भी कहीं पूछी जा सकती है क्वेश्चन। तो क्या था? लाल काली, हरी पीली नहीं, सफेद नहीं, भूरी नीली नहीं। तो कैसी बत्तीसी थी उसकी? लाल और काली। क्योंकि वो बहुत पान खाता था तो कत्थे की वजह से जो है ना, कत्था चूना होता है, उसकी वजह से उसकी बत्तीसी ऐसी हो गई थी। फिर हालदार साहब कितने सालों तक उस कस्बे से गुजरते रहे? कितने सालों तक उस कस्बे से गुजरते रहे और तरह तरह के चश्मे बदलते हुए नेताजी की मूर्ति पर वो देखते रहे? तो कितने साल तक गुजर रहे थे ये चैप्टर में दिया हुआ है। वो क्या है? 2 सालों तक वो उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर तरह तरह के चश्मों को बदलते हुए उन्होंने देखते। क्वेश्चन नंबर 93, 2 सालों तक उस कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब क्या बदलाव देखते रहे? 2 साल तक गुजर रहे थे तो क्या क्या उस मेन उनका क्या मतलब जो चैप्टर में दिया गया, क्या चीज देख रहे थे? वो बदलाव आपको बताना है। क्या था? कस्बे में बदलाव था? बिल्कुल भी नहीं, ये चैप्टर में नहीं दिया। नेताजी की मूर्ति में बदलाव, किसी तरह का बदलाव नहीं देख रहे। नेताजी के चश्मे में बदलाव देख रहे थे। सही क्या है? वो नेताजी के चश्मे में बदलाव देख रहे थे। फिर कस्बे की साफ सफाई में बदलाव नहीं, क्योंकि वो 2 साल तक जब तक गुजरते रहे वो हर बार नया नया चश्मा बदलते हुए देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 94, जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं देखा तो वह इसका कारण
क्यों नहीं पता कर पाए। अब जब उन्होंने पहली बार उस पे चश्मा नहीं देखा, हमेशा वो 2 साल तक गुजरते रहे, चश्मा देखते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं था, तो वो इसका कारण क्यों नहीं पता कर पाए, क्या कारण था। क्योंकि उस दिन पान वाले की दुकान बंद थी, उस दिन पान वाला की दुकान बंद थी, इसलिए वो पान वाले से पूछ ही नहीं पाए कि क्या कारण है जो मूर्ति पे चश्मा नहीं है। क्योंकि पान वाला दुकान पर नहीं था, क्योंकि मूर्ति वहां पर नहीं थी, क्योंकि रास्ता बंद था। तो सही आंसर क्यों क्या है, क्योंकि उस दिन पान वाले की दुकान बंद थी। क्वेश्चन नंबर 95, पान वाला क्यों रोने लगा, क्या कारण था कि वो रो रहा था। पाठ में एक जगह ऐसा आया था कि वो अपने आंसू पोंछ रहा था, रो रहा था। वो क्यों रो रहा था, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, नहीं, गलत है, क्योंकि चश्मे वाला कैप्टन मर गया था। ये बात जब वो हवलदार साहब को बता रहा था तो बताते बताते वो रोने लगा था। क्योंकि पान वाले को चोट लग गई थी, नहीं, क्योंकि पान वाले की बीबी उसे छोड़कर चली गई थी, नहीं। सही क्या है, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। क्वेश्चन नंबर 96, हवलदार साहब मूर्ति की तरफ क्यों नहीं देखना चाहते थे। एक ही समय ऐसा भी आया था कि जब वो मूर्ति की तरफ देखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने ड्राइवर से भी मना कर दिया था कि हम चौराहे पे नहीं रुकेंगे, पान कहीं और खा लेंगे, तो इसलिए ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी भगाते हुए लेकर जा रहा था। तो क्या कारण था कि वो मूर्ति की तरफ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गए, नहीं, क्योंकि कैप्टन मर गया, उपरोक्त दोनों, क्योंकि मूर्ति की जगह पर बहुत सी गंदगी थी। तो सही बात हमारी क्या है, क्योंकि कैप्टन चश्मा बनाना भूल गया, क्योंकि कैप्टन मर गया। मास्टर साहब ने चश्मा नहीं बनाया और कैप्टन जो चश्मा लगा रहा था वो मर गया। तो सही हमारा क्या होगा, ये दोनों तो हम सही नहीं बोल सकते, सही क्या होगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 97, जब हवलदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वह किस दशा में मूर्ति के सामने खड़े हो गए। जब उन्होंने बोल दिया कि भाई आज हम नहीं रुकेंगे, पान चौराहे पर अपने ड्राइवर से बोल दिया नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, तो ड्राइवर बड़ी तेजी से गाड़ी भगाते हुए जा रहा था। एकदम से उन्होंने, भाई जैसा हम सोचते हैं कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा ध्यान चला ही जाता था, वैसे नेताजी के साथ हुआ। उन्होंने सोचा कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने पलट के देखा तो आज नेताजी की मूर्ति पे चश्मा था, लेकिन चश्मा कैसे था, सरकंडे का। जैसे ही उन्होंने देखा तो इतनी तेज चलती हुई जीप में तुरंत उसने गाड़ी रोकने के लिए बोला। इतनी तेज गाड़ी में जब ब्रेक लगता है तो ब्रेक की आवाज आती है, तो उतनी आवाज से सभी आसपास के लोग उस गाड़ी की तरफ देखने, गाड़ी पूरी तरह रुक भी नहीं पाई, वो गाड़ी से कूद के दौड़ते हुए मूर्ति के सामने अटेंशन पोजीशन में जाके खड़े हो गए थे। तो वही पूछा है कि वो किस पोजीशन में खड़े हुए थे, आधे झुककर नहीं, अटेंशन पोजीशन में, दोनों हाथ ऊपर करके नहीं, पैरों को मोड़ कर नहीं, वो एकदम अटेंशन पोजीशन, जैसे कि हम अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में वो खड़े हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 98, सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की दशा कैसी थी, उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने वो हमें बताना है। वह हंसने लगे थे कि अरे किसी बच्चे ने बना दिया, नहीं। वो गिर पड़े थे, नहीं। वह भावुक हो गए और रोने लगे थे। वो भावुक हो गए थे कि जिस मूर्ति पे वो पिछले 2 महीने से चश्मा नहीं देख रहे थे, आज वहां पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, तो वो बहुत ही ज्यादा भावुक, इमोशनल हो गए थे। तो सही जवाब हमारा क्या है, भावुक होकर रोने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 99, हंसते समय किसकी तोंद थिरकती थी। यहां पर क्या आएगा, थिरकती, थिरकने लगती थी। किस तरह थिरकने लगती थी, हवलदार साहब की। जब हवलदार साहब हंसते थे तो उनकी तोंद हिलने लगती थी, तोंद मतलब बढ़ा हुआ पेट। तो क्या हवलदार, नहीं, कैप्टन की नहीं, नेताजी की नहीं, पान वाले की। पान वाली जब हंसता था तो उसकी हंसी से उसकी जो तोंद है, बढ़ा हुआ पेट, वो हिलने लगता था, इसलिए उसको थिरकना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, जब हवलदार साहब ने पहली बार कैप्टन को देखा था तो उसने कैसा चश्मा पहना हुआ था। अभी तक तो हमने पूरे चैप्टर में नेताजी के चश्मे के बारे में बात किया, लेकिन जब पहली बार कैप्टन उनके सामने आया था तो कैप्टन ने भी एक चश्मा पहना था।
वो कौन सा चश्मा था? क्या है? गोल फ्रेम वाला चश्मा? नहीं। चौकोर फ्रेम वाला चश्मा? नहीं। काला चश्मा पहना था उसने, बिना फ्रेम वाला चश्मा भी नहीं पहना था, उसने एक काला चश्मा पहना हुआ था। तो इस तरीके से इस पार्ट के मैंने सभी क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि जितने भी एमसीक्यूज हम निकाल सकते थे, लगभग 100 एमसीक्यूज निकाल के हमने आपके सामने रखे, ताकि आपके टर्म 1 में आने वाले इस चैप्टर को मैं आपके लिए थोड़ा इजी बना पाए। लेकिन साथ ही चैप्टर्स को अच्छे से रिव्यू करिएगा, ये हम जरूर बोलेंगे, अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस किस तरीके से घुमा के कैसे पूछे जाएंगे नहीं कहा जा सकता। जो है आप पूरे चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। इसके लिए आपको अब ये चैप्टर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ आप पढ़ेंगे, इसकी समरी है, क्वेश्चन आंसर है, ये सभी वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे magnetsbrain.com। अब आपको क्लास 10th का चूज करना है। तो जैसे ही आप हमारी साइट पे जाएंगे, आपके सामने जो पेज आएगा उसमें क्लास 1st से लेकर 12th तक का ओपन होगा। तो आपको चूज करनी है आपकी क्लास 10th। आप जैसे ही चूज करेंगे, उसको आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट आपके सामने आएंगे। तो अब आपको हिंदी में जाना है, तो जहां पर भी आपको हिंदी का दिखेगा उसके नीचे वॉच नाउ ऐसे करके लिखे आएगा, आपको वॉच नाउ क्लिक करना है। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट में हमने, जैसे हिंदी में हमारे पास 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका, हमने दोनों ही पढ़ाई हुई हैं आपको वो दोनों ही बुक्स वहां पर मिल जाएंगी। तो जो अब आपको चैप्टर, जैसे अभी हमने पढ़ा नेताजी का चश्मा, आपको वो देखना है, तो ये पाठ संख्या थी 10, तो आपको 10 पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स आपको दोनों मिलेंगे। तो बस आपको जो समझना है उस पर क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट होते ही अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए, अच्छे से पार्ट को समझ लीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।